संस्कृति को आगे बढ़ाती है और संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपने कर्म और ज्ञान को निर्धारित करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां विकसित होती हैं एक राष्ट्र में, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है, यानी आपसी मेलजोल पर निर्भर है। सहिष्णुता माने सहनशीलता। तो हर एक संस्कृति का आधार यह भी है कि अगर हम एक ही सामूहिक संस्कृति को बहुत सारे लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो समझिए वे सब आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं, यानी सहनशील हैं, और समन्वय यानी मिले हुए हैं, समन्वय पर निर्भर हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी एक जंगल की अगर बात की जाए तो जंगल में अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पति होती हैं और अदम्य भाव से यानी अखंड भाव से पारस्परिक एक सम्मिलन रखते हैं, अविरोधी स्थिति रखते हैं, यानी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बड़ी सहिष्णुता दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति, और उस जंगल में सभी समान भाव से मिलकर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति है तो संस्कृति के प्रति सबकी एक अपनी निष्ठा होती है, उस संस्कृति का सब पालन करते हैं, फिर उस संस्कृति के हिसाब से उस संस्कृति का भी विकास करते हैं, अपना भी विकास करते हैं और राष्ट्र का भी विकास करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार से जंगल में वृक्ष, लता और वनस्पति आपस में अदम्य भाव से पारस्परिक सम्मिलन और सहिष्णुता से रहते हैं, जिस प्रकार जल की अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। अब इसको समझे जरा। जैसे कई नदियां मिलकर एक समुद्र बनाती हैं या समुद्र में मिल जाती हैं और अंत में एक समुद्र कहलाती हैं, उसी प्रकार कई विचारधाराएं एक राष्ट्र में मिलकर ये छोटी छोटी राष्ट्रीय जीवन की जो विधियां हैं, यानी छोटी छोटी, अब विधि राष्ट्रीय जीवन की विधि का मतलब संस्कृति ही माने, जो छोटी छोटी संस्कृतियां मिलकर एक सामूहिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। जैसे भारत एक बड़ा देश है तो बहुत सारी संस्कृतियां हैं भारत में, छोटी छोटी संस्कृतियां, क्योंकि अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन है तो इतनी संस्कृतियां होंगी, लेकिन फिर भी सारी संस्कृतियां मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय यानी मिलाप। अब समन्वय युक्त यानी मिलाप युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर सभी मिलकर इस तरीके से समस्त विधियां मिलेंगी, रहन सहन के तौर तरीके मिलकर एक तरीके का निर्माण करेंगे, अर्थात एक संस्कृति का जब निर्माण करेंगे, तभी राष्ट्र सुखदायी हो सकता है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अब ये जो कलाएं हैं, साहित्य हो गया, चाहे कला हो गया, नृत्य हो गया, गीत हो गए, कई मनोरंजन के साधन, इन सब के माध्यम से जो राष्ट्र के लोग होते हैं वे अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, और आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधियों विविध रूपों में साकार होता है। यानी हमारी जो आत्मा है वो नित्य आनंदमयी है, उसका स्वरूप ही आनंद है। तो ये जो आनंद का आत्मा का जो भाव है वो मनुष्य के इन विविध क्रियाकलापों में प्रकट होता है, जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, परंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। हालांकि बाहरी देखने से संस्कृतियां अलग अलग प्रतीत हो सकती, हाव भाव व्यक्ति के बाहरी लक्षण जो हो सकते हैं अलग हो सकते हैं, परंतु आंतरिक दृष्टि है, जो आंतरिक आनंद की जो दृष्टि है, उन सब में एक ही चीज है और सभी वो एक चीज की ओर निर्देशित करती हैं कि आत्मा जो है वो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में व्याप्त है और आनंदित है, यानी आनंदमयी है। जो व्यक्ति सहृदय है यानी हृदय से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, सबके प्रति समान प्रेम से भरा हुआ सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। यानी जो आनंद स्वरूप है वह व्यक्ति जिसका हृदय प्रेम से भरा है, सबके प्रति समानता से भरा है, वह प्रत्येक संस्कृति को स्वीकार करेगा, उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करेगा, उसकी बुराई
नहीं देखेगा। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अगर इस प्रकार की भावना, उदार भावना, सहृदयता, सबके प्रति समान प्रेम, समान सम्मान और समान श्रद्धा की जो भावना है, यदि प्रत्येक व्यक्ति विविध जनों में ये आ जाए तो समझिए राष्ट्र के लिए बहुत स्वास्थ्यकर है, यानी लाभकारी है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के बीच विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। अब गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत। अब भारत विभिन्न गांवों का देश है, यानी कोई भी राष्ट्र गांव से ही बड़े राष्ट्र का निर्माण होता है। गांव, फिर नगर, फिर जनपद, इस प्रकार से। तो गांव और जंगल में कई जातियां रहती हैं जिनके खुद के लोकगीत होते। तो उन लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में, यानी इस अखंड आकाश के, इस अनंत आकाश के नीचे जो पृथ्वी है और तमाम संस्कृतियां हैं, लोग पृथ्वी में रह रहे, और उनके बीच जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उनमें ही संस्कृति का भंडार समझना चाहिए। यही तो संस्कृति है, अलग अलग संस्कृतियां, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। यानी हम अलग अलग जो गीत हैं, लोकगीत हैं, उनसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लोक कथाओं से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये सब संस्कृति के ही सूचक हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। यदि अगर राष्ट्र की संस्कृति का हम परिचय पाना चाहते हैं तो जितनी उप संस्कृतियां हैं, छोटी छोटी लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, उन सबके हम आनंद पक्ष को स्वीकार करें, सबको आनंद पूर्वक स्वीकार करें और सबका स्वागत करें। इसकी जरूरत भी है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, यानी जो भी चेष्टा की है, जो भी उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, पौरुष दिखाया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी जो भी हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय में धर्म के क्षेत्र में, चरित्र के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, यानी जो भी उन्नति की, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी उन सब चीजों के प्रति हम गौरव मनाते हैं, सोचते हैं कि उन लोगों ने बड़े महानता का कार्य किया और उसके तेज को अपने भावी जीवन में, यानी भविष्य आगे के जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं, मनुष्य की ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो पूर्वजों ने किया है उसका सम्मान करे, उसको अपने हृदय में धारण करे और वैसा ही हम भी प्रयत्न करें आगे करने का। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है और इससे ही राष्ट्र संवर्धन यानी राष्ट्र की स्वाभाविक रूप से उन्नति हो सकती है। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी वहां उन्नति हो सकती है जहां जो भूतकाल है वो वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है। यानी मनुष्य ये नहीं सोचता कि भूतकाल में लोगों ने बुरा किया, यानी हमारे पूर्वजों ने ये सब अच्छा नहीं किया। यहाँ जहाँ ऐसा नहीं सोचा जाता और जहाँ भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता और जहाँ ये भी स्थिति ना हो कि वर्तमान में लोग भूतकाल जैसा ही पूरा का पूरा करना चाहें, यानी हम केवल भूतकाल को ही सब कुछ ना समझें, वर्तमान में नई नई चीज़ों का विकास करें। तो जहाँ भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वरन माने बल्कि अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी हमारा राष्ट्र ऐसा हो जो वर्तमान है वो भूतकाल का स्वागत करे, भूतकाल की उपलब्धियों का और भूतकाल की जो हमारे पूर्वजों ने जो भूतकाल में जो पराक्रम किया है केवल उस तक ही सीमित न रहे, आगे भी बढ़े। यानी हम जकड़े हुए न रहे भूतकाल में। और भूतकाल का कर्तव्य ये है कि भूतकाल अपने वरदान से हमें पुष्ट करे, अर्थात हम अपने पूर्वजों से उनका आशीर्वाद पाकर और आगे बढ़ें और राष्ट्र का निर्माण करें। तो लेखक कहता है जब ऐसा हो तो उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।